अशोक वानखेडे यांनी भाजपच्या बालेकिल्ल्यात येऊन मोदी शहांचा बँड वाजवला. हे भाजपवाले ईव्हीएम मशीन किंवा ईडी सीबीआय तर्फे धमक्या देऊन आमदार विकत घेऊन सरकार बनवतात. नंतर बोलतात आमची इतक्या राज्यात सत्ता आहे. अशोक वानखेडेंनी भाजपला चॅलेंज दिलं, फक्त 1 महिना ईडी सीबीआय इन्कम टॅक्स माझ्या ताब्यात द्या. माझ्या दारात मोदींचं अख्खं मंत्रिमंडळ हात जोडून उभं असेल. मी देशाच्या जनतेला सॅल्यूट करतो. त्यांनी भाजपला 180 वर आणलं. कारण एडीआरचा रिपोर्ट आहे, भाजपने 60 जागा ईव्हीएम मध्ये गडबड करून जिंकल्या आहेत. त्यामुळे भाजपची खरी आकडेवारी 180 आहे. चंद लोग मशीनों के भरोसे चुनाव जीतते हैं, धर्म को बेच के चुनाव जीतते हैं और सत्ता में आने के बाद कहते हैं कि हमको लोगों ने चुना है. आपको भिखारी बना दिया 5 किलो अनाज पे, किसानों को भिखारी बना दिया 6,000 रुपए साल पे, महिलाओं को भिखारी बना दिया 1,500 रुपए पे. क्योंकि इनका दुर्भाग्य, इनके पास कोई महापुरुष है ही नहीं. अब इनको उधार का सिंदूर चाहिए. भगत सिंह घोर लेफ्टिस्ट थे, उनका कोई लेना देना नहीं था. आज भगत सिंह जिंदा होते तो इन्हीं पे बम फेंकते, फिर से एक बार पार्लियामेंट में बम फेंकते. अरे बाबा, मैंने कहा कि एक बार मेरे पास सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी सिर्फ 1 महीने के लिए दे दो, मेरे घर के आंगन में पूरी कैबिनेट लग जाएगी. सब लोग हाथ बन के खड़े होंगे ऐसे. वानखेड़े जी, आप ही बताओ क्या करना है. तो इनको 180 पे ले आए हो. मेरा गणित कच्चा नहीं है, ये 180 पे ही आए हैं. एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 100 सीटों पे मशीनों का खेल हुआ, उसमें से 60 इनको मिली. मशीनों की 60 और 180 मिलके 240 है. विषय है लोकतंत्र और आज के समय की चुनौतियां. सवाल है कि लोकतंत्र है, किसको लोकतंत्र कहेंगे हम. चंद लोग मशीनों के भरोसे चुनाव जीतते हैं, धांधलियां करके चुनाव जीतते हैं, धन का उपयोग करके चुनाव जीतते हैं, धर्म को बेच के चुनाव जीतते हैं और सत्ता में आने के बाद कहते हैं कि हमको लोगों ने चुना है. जब लोग कहते हैं कि 2014 से आजादी मिली तो घिन आती है, शर्म आती है अपने आप पे. जो हमारे पुरखों ने आजादी के लिए अपने आप की शहादत दी, ये लोग थूक रहे हैं उस शहादत पे और हम सुन रहे हैं. इसी नागपुर से आवाज उठी थी कि आजादी तो आज मिली जब राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई. राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने के मायने यदि आजादी है तो राम का नाम लेने वाले मैं तमाम उन लोगों को पूछता हूं, राम को समझे क्या आप. क्योंकि राम ये पूजा की वस्तु नहीं, राम मंदिर के मूर्ति में नहीं, राम अपने जीवन में उतारने के लिए है. लेकिन आपने क्या किया, राम का धंधा बना दिया. जब राम को बेचोगे तो राम वहां होगा कहां. राम का सूर्य तिलक होगा, राम को 56 भोग देके जाएंगे. जिस देश में 85 करोड़ लोग या 81 करोड़ लोग, जो आंकड़ा प्रधानमंत्री बताते हैं, जिस देश की लोक संख्या का 70% रात को भूखा सोता है यदि सरकार ने अनाज नहीं दिया, 70% जनता जिस देश की सरकार के भीख पे जिंदा है, वहां का भगवान, वहां का राम कैसे पकवान खा सकता है, वो प्रसाद कैसा ग्रहण करेगा. यह सवाल है आज मेरा उन तमाम हिंदुओं को. मैं भी हिंदू हूं. इन्हें संविधान से दुश्मनी क्यों है. जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, इसे संविधान की दुश्मनी, संविधान से क्रोध क्यों है इनको. क्योंकि संविधान आपको अधिकार देता है. संविधान आपको वो अधिकार देता है कि जो आप किसी को भी सवाल पूछ सकते हो. इन्हें सवाल पूछने वाले लोग नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ जय जयकार करने वाले लोग चाहिए. दुर्भाग्य है इस कैबिनेट का. मैंने वो भी कैबिनेट देखी, मैंने बीजेपी की भी वो कैबिनेट देखी अटल जी की, कि जिस कैबिनेट में सुषमा स्वराज यदि खड़ी होके किसी बिल पे बोलती तो कैबिनेट चुपचाप सुनती और अमेंडमेंट करती. एक कैबिनेट कौवालों की टोली हो गई है, 2 गाते हैं, बाकी सब ताली बजाते हैं. हाजी हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे. दुर्भाग्य है कव्वाल इस देश को चला रहे हैं. किस बात का. मेरा आह्वान है बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता को, किसी भी मंत्री को, आंकड़े सरकारी होंगे. चौहान साहब, आप तो पढ़ाते हैं लोगों को. आंकड़े ईडी सरकार के होंगे,
ये मुझे सिर्फ बता दे 2014 से 2025 तक क्या उपलब्धि है देश की। 370 क्या हुआ? 370 का क्या बोला गया था? 370 किस लिए? आतंक खत्म करने के लिए। आतंक खत्म हुआ? रोज अखबार में छपता है 3 आतंकवादी मर गए, 4 जवान शहीद हो गए। ये आईपीएल का स्कोर है क्या? नोटबंदी आएगी, आतंक खत्म हो जाएगा, ब्लैक काला पैसा आएगा। कहां से आया काला पैसा? काला पैसा व्हाइट हुआ। अजब टाइप की नोटबंदी है। मैं भी इकोनॉमिक्स का छात्र हूं। डिमोनेटाइजेशन उसको कहते हैं कि बड़े नोट रद्द करके छोटे नोटों के भरोसे चले ताकि काला पैसा बाहर आए। ये कौन सा डिमोनेटाइजेशन है भाई? छोटे बड़े नोट खत्म करो और उससे भी बड़ा नोट ले आओ। मतलब 1000 के 5 लाख रुपए देने के लिए 5 बंडल चाहिए, ये 2000 में 2 ही बंडलों में काम करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा काला पैसा आने के बाद। उसके बाद तुरंत चुनाव हुआ। चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने पहले ही चुनाव में नोटबंदी के बाद जो आया 110 करोड़ रुपए कैश पकड़ा। कहां से आया पैसा? ये कहां गया? इस सरकार की एक आदत है, जब इनको सवाल पूछो तो दूसरी कहानी बताना शुरू करते हैं। और फिर कुछ नहीं हुआ तो जवाहरलाल नेहरू और इमरजेंसी तो ही आपातकाल आपने किया। अब उसमें भी खत्म नहीं हुआ तो औरंगजेब आने लगे, बाबर आने लगे, अब तो ये समुद्र मंथन पे भी जाने लगे, ब्रह्म की उत्पत्ति भी बताने लगे। क्योंकि जिनके पास वर्तमान में कुछ बताने के लिए नहीं होता, जिसके पास भविष्य का प्लान नहीं होता, वो हमेशा अतीत के भरोसे रहता है। अरे अतीत तो सिखाता है आपको, अतीत पूजने का होता है, अतीत बताने का नहीं होता। आपका क्या है? आपने 2014 के बाद क्या हो करके लाया, ये बताएं देश को। 2014 के बाद देश में बना है तो 205 लाख करोड़ का कर्जा, 54 लाख से 205 लाख करोड़ का कर्जा। मोदी जी ने एक बात कही, आप में से हर एक को लखपति बना दिया, हर एक के ऊपर 1.25 लाख कर्जा है, सब आप लखपति हो गए। आपको भिखारी बना दिया 5 किलो अनाज पे, किसानों को भिखारी बना दिया 6000 रुपए साल पे, महिलाओं को भिखारी बना दिया 1500 रुपए पे। क्यों चाहिए? इस देश की महिला इतने कर्तृत्वहीन है कि तुम 1500 रुपए दोगे? क्यों चाहिए 1500 रुपए? उन्हें इस लायक बनाओ कि वो तुम्हें 1500 रुपए दे। लेकिन उस लायक बनाने के लिए तुम में कुछ औकात होनी चाहिए। सुबह से शाम तक ऑटो रिक्शा सरकार चलाते हैं, तेरे 2%, मेरे 2%, तेरे 2%, 6% हो गए और 2% दिल्ली वाले के, ऑटो चलाने वाले के, क्योंकि सरकार तो दिल्ली से चल रही है। लोकतंत्र कहां है? कौन सा लोकतंत्र? आज महाराष्ट्र सरकार में आपको पता नहीं होगा, सारे के सारे सरकारी स्कूल आउटसोर्सिंग कर दिए हैं। जो सरकार बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकती, ऐसे नाकरा सरकार के हम जय जयकार करते, ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारी नपुंसकता है कि जो हम इनको झेल रहे हैं। और ये सब करते हुए हम नमन करते हैं। किस मुंह से हम फूल चढ़ाते हैं? क्या हम उस लायक है कि इस महामानव के चरणों में फूल भी चढ़ाएं? मत बनाइए जयंतियां, मत चढ़ाइए फूल। हम इस जनता को, आपको, आपकी ताकत दिखाने का प्रयास करते हैं। आप अपनी ताकत को समझिए। 30 सेकंड मिलते हैं बटन दबाने के लिए। हम मेरे माया गावचा है तो आपने समानातला हुए तस ऐसा कर करके हम इनको चुनाव जीतते देते रहे। और ये लगातार 5 साल के लिए कुंडली, नाग जैसी कुंडली बना के इस प्रजातंत्र और लोकतंत्र को लगातार डसते हैं। और हम देख रहे हैं 350 करोड़ का खर्चा हमारे यहां 3200 करोड़ में हो गया। 70,000 करोड़ का गबन करने वाला उप मुख्यमंत्री बन गया, जो जेल में था वो मंत्री बन गया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने दूसरी बार आके सेंट्रल हॉल में संविधान के सामने पहली बार आए तो पार्लियामेंट को उन्होंने साष्टांग दंडवत कर दिया था, वो ये बताने के लिए कि ये बिल्डिंग अब कुछ दिनों की है। बाद में समझ में आया। जब उन्होंने संविधान को नतमस्तक किया तो उसके मायने ये थे कि बहुत रह लिए बाहर, अब अंदर चले जाओ, अब देश में चलाऊंगा। संविधान है कहां? कौन सा संविधान? एक बार ओबामा आए थे अमेरिका से, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो ओबामा जी ने उनको एक किताब दी। अब भाई मनमोहन सिंह और ओबामा होंगे तो किताब ही देंगे ना, दोनों पढ़े लिखे हैं। अब अमेरिका से कोई आएगा तो वो अनपढ़ है और यहां कुपढ़ है, तो ये किताब तो दी नहीं जाती, शॉल वॉल दी जाती है। तो ये दोनों जब किताब दी तो उन्होंने अपने पेन से कुछ लिखा और किताब दी। सीताराम येचुरी खड़े थे। सीताराम येचुरी ने कहा, वो किताब ली मनमोहन जी के हाथ से, उसमें लिखा था फ्रॉम द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी टू द बिगेस्ट डेमोक्रेसी।
सीताराम येचुरी ने कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आई थिंक यू आर रॉन्ग. इट इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इट इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी. तो बोला, हाउ कम, या ऐसा कैसा? बोला, हमारे देश में महिलाओं को जब अधिकार मिला मतदान का, उससे 12 साल बाद अमेरिका ने दिया. तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हम हैं. डोंट डिफाइन डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू थिंक सो. और उन्होंने कहा कि यस, आई करेक्ट माई सेल्फ. अभी सातारा के महाराज आए थे, मैं 11 तारीख को ज्योतिबा फुले जयंती थी, तो पुणे में ऐसे ही भाषण था. वो आए और उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फुले सब ठीक है, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का ही अनुकरण किया. और स्कूल, पहला जो महिला का स्कूल है वो हमारे परिवार ने शुरू किया था, इन्होंने नहीं शुरू किया था. ये किस बात की बात है? आपको ज्योतिबा फुले का अब खच्चीकरण करना है. तब मैंने भाषण में कहा, मैंने उदयराजे को मैं एक बात पूछता हूं, माना कि छत्रपति शिवाजी महाराज को ही पूरा कॉपी किया फुले ने, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार ही फुले सामने लेके आए. अरे आप तो उनका खून थे, आप इतने दिन कहां गायब थे? क्यों महात्मा ज्योतिबा फुले को यह काम करना पड़ा जो तुमको करना था? अरे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों, अरे उनका नाम तो आगे करते. और इतना ही आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति प्रेम था, तो फिर आप क्या कर रहे थे? छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि कहां थी, आपको पता नहीं था? महात्मा ज्योतिबा फुले को जाके समाधि का रिस्टोरेशन करना पड़ा, समाधि को दुनिया के सामने लाना पड़ा, समाधि के वहां पूरी साफ सफाई करके एक नया रूप देना पड़ा. तो आप लोग कहां थे? कहां थे आपके पूर्वज? थू है ऐसे महाराजाओं पे. छत्रपति शिवाजी महाराज रोते होंगे ऊपर, जब उनको पता होगा कि इतने कुपूत पैदा हुए उनके उसी वंशज में, जो आज उस पार्टी की पालकियां उठा रहे हैं, जो पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को रोज रोनते हैं, रोज उसका खच्चीकरण करते हैं. ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नहीं, ये ज्योतिबा फुले को नीचे दिखाने का प्रयास था. क्योंकि इनका दुर्भाग्य, इनके पास कोई महापुरुष है ही नहीं. अब इनको उधार का सिंदूर चाहिए, और उधार के सिंदूर के लिए पटेल साहब, हमारे पटेल साहब ने संघ पे बयान लगाया था, वो पटेल साहब इनके प्रिय हो गए. महात्मा गांधी हमारे, महात्मा गांधी की हत्या किसने की सारी दुनिया जानती है. फिर अब महात्मा गांधी हमारे, भगत सिंह हमारे, भगत सिंह घोर लेफ्टिस्ट थे, उनका कोई लेना देना नहीं था. आज भगत सिंह जिंदा होते तो इन्हीं पे बम फेंकते, फिर से एक बार पार्लियामेंट में बम फेंकते. लेकिन भगत सिंह अब इनके हो गए, ज्योतिबा फुले इनके हो गए, शाहू महाराज इनके हो गए, जो बड़े लोग हैं इनके हो गए, क्योंकि इनके पास अपना कुछ नहीं है. ये वो नागोबा है जो चींटियों के बिल में जाके बैठते हैं, आप बनाओ मैं आके बैठूंगा. इनसे हमको सावध रहना है. इनकी ना अपनी विरासत है, ना इनकी अपनी सरकारें हैं. या तो चुनाव में सरकार जीतते हैं, नहीं तो फिर खरीद के, डरा के, धमका के सरकार बना लेते हैं. और बोलता है कि हमारे इतने राज्यों में सरकारें हैं. अरे बाबा, मैंने कहा कि एक बार मेरे पास सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी सिर्फ 1 महीने के लिए दे दो, मेरे घर के आंगन में पूरी कैबिनेट लग जाएगी, सब लोग हाथ बन के खड़े होंगे ऐसे. वानखड़ी जी, आप ही बताओ क्या करना है? सबके रेले हैं, फाइलें निकालने में टाइम नहीं लगता. लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे नेता भी भ्रष्ट है दोनों तरफ से. इस नेता को भ्रष्टाचार के चलते सब चुप हो जाते हैं. कांग्रेस के यह हाल थे कि कांग्रेस को अध्यक्ष चाहिए था यहां पे महाराष्ट्र में. जिसको बोले वो बोले मैं अध्यक्ष नहीं बनता, मेरे कॉलेजेस है. बोले नहीं मैं अध्यक्ष नहीं बनता, मेरी 2 शुगर मिल है. नहीं मैं अध्यक्ष नहीं बनता, मेरी 4 इंडस्ट्री है. और फिर उसमें क्या हुआ? बोले नहीं, फिर वो ईडी और इनकम टैक्स की तकलीफ शुरू हो जाती है. मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, ऐसा तो हमारे यहां विपक्ष हो गया है. तो फिर भी मैं कहता हूं, मैं इस देश की जनता को सैल्यूट करता हूं एक बात के लिए. यहां का जो हमारा मतदाता है, मेरे देश की जनता है, गरीब है, भूखी है, अधनंगी है, बेरोजगारी से त्रस्त है, खेती से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, जात पात बिरादरी से त्रस्त है, सवर्णों के प्रकोप से त्रस्त है, पुलिस और सरकारी तंत्र से त्रस्त है, लेकिन मूर्ख नहीं है. जब उन्हें लगा कि संविधान पे आप बनी है, तो इनको 180 पे ले आए. वो मेरा गणित कच्चा नहीं है, ये 180 पे ही आए हैं.
एडीआर की रिपोर्ट है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 100 सीटों पे मशीनों का खेल हुआ, उसमें से 60 इनको मिली। मशीनों की 60 और 180 मिलके 240 है। बैसाखियों पे इसको ला दिया है। एक मुझे बताओ दलित नेता जिसने दलितों के लिए कुछ किया हो। अंबेडकर जी के बाद काशीराम जी यदि छोड़ दिए तो मुझे दूसरा उदाहरण नहीं दिखाई देता। सबके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, सबके अपने बड़े बड़े हैं, और मतदाता वहीं रहता है। 5 साल बाद फिर जाता है नए लॉलीपॉप के साथ, और वो लॉलीपॉप लेके घूमता है चुनाव तक। चुनाव का पट्टा हो गया, 21 रुपए आने वाले थे, बहनें रोज पूछती है 21 रुपए कब आएंगे, वो नहीं आएंगे। किसानों को कर्ज माफी थी, कब आएगी, कब नहीं। जो लोग चुनाव में किए हुए वादों को चुनावी जुमले बोलते हैं, वो इस लोकतंत्र का यदि हिस्सा है तो फिर लोकतंत्र कहां है? सवाल है। 370 आज होता, 370 के हिसाब से यदि इनको सांसद मिलते तो ना आज ये आयोजन होता, ना चौहान साहब आप आते, ना मैं आते। हम किसी, आप यूपी के और मैं कहीं दिल्ली के तिहाड़ जेल में पड़ा होता, हमारा परिवार भागा होता और देश चुपचाप रहता। क्योंकि ये समय ऐसा भयानक समय आया है। कोई कहता है कि सारे चैनलों पे कब्जे हो गए, अब यूट्यूब और सोशल मीडिया है। नया बिल लाया कि अब सोशल मीडिया पे भी कंट्रोल होगा। तो किसी ने मुझे कहा कि अब क्या होगा, अब क्या करोगे? हमने बोला कुछ नहीं करेंगे, संवादहीनता होने नहीं देंगे। बाबा ने एक हमको ऐसा अधिकार दिया है, राइट टू एक्सप्रेस, बोलने का अधिकार। उस अधिकार का पूरा उपयोग करेंगे। मैंने बोला बस स्टैंड पे जाऊंगा, जैसी बस भर गई, बस के अंदर चढ़ूंगा, कंडक्टर को बोलूंगा भैया 2 मिनट दे दे मुझे। मैं अशोक वानखेड़े बोले क्या? बोलिए। बैठ जा माता जी पीछे बैठ जा, भैया 2 मिनट बच्चे को संभाल जरा। हाँ, मैं अशोक वानखेड़े। कल संसद में एक बिल पेश हो गया। ये बिल हमारे लिए कितना नाकारा है, 3 पॉइंट में समझा देता हूं, समझ जाओ तो थोड़ा दिमाग में ले जाना। 3-4 मिनट में बोलना, धन्यवाद, उतर के दूसरे बस में चढ़ना। मैंने बोला देश में 50 बसें करूंगा तो कम से कम 2000 लोगों के तक तो संदेश जाएगा। संवादहीनता तो इनका बाप भी नहीं रोक सकता, क्योंकि संवाद का अधिकार हमारे बाप ने दिया है। ये लेने वाले कौन हैं? और ये बोलते रहेंगे। और जब हमारे पीछे कुछ है नहीं तो डर किस बात का? लोग कहते हैं अरे आपको डर नहीं लगता? मतलब किससे? अरे मैंने बोला जिसका जो दुनिया को डराता है उससे बड़ा डरपोक कोई नहीं होता। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। हमने पूछा उनको कि हमारे पत्रकारिता में होने की वजह से कई टाइप के लोगों को जान पहचान होती है। मैं मुंबई में एक शादी में गया तो एक भाई एक एरिया का मुझे मिल गया। बोला अरे भाई साहब आप बहुत दिनों के बाद मिले, दिल्ली से कब आए? चलिए मेरे साथ खाना खाने चलिए, यहाँ ठीक नहीं है, वेजिटेरियन खाना है। पर ठीक है। तो उसने मुलुंड के किसी होटल को फोन किया कि हम आ रहे हैं। अब 4-5 गाड़ियां निकली, मैं बीच में बैठा हुआ। वहां बैठे भाई बैठे, साथ में 2 उनके असिस्टेंट बैठे, बाकी लोग सब बाहर होटल के इधर उधर देख रहे हैं। शांति बैठी। अब मैं पत्रकार भाइयों से क्या बात करूंगा कि आजकल रेट क्या चल रहा है घर खरीद करवाने के, मर्डर के रेट क्या चल रहे हैं, तो बात करूंगा नहीं। तो आप अच्छा दिल्ली में अच्छा कर रहे हैं, आपका नाम बहुत है भाई, बहुत लोग सुनते हैं आपको। मैंने हाँ 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 हाँ। मैंने ला खाना खाओ निकलूं। शांति। फिर बोलने में वो भी थक गया, सवाल क्या बोले मैं भी क्या बोलूं, सब चुपचाप हो गया था। रात को 1:30-2 बज गए थे। मेरे हाथ से चम्मच नीचे गिर गया। चम्मच नीचे गिर गया। उस स्मशान शांतता में चम्मच का आवाज टन करके सा आया। जैसे ही आवाज आया वो भाई इतने जोर से उठा, वो चेयर पीछे फिका गई। मुझे समझ में नहीं आया क्या हो गया। वो बाकी सब लोग इधर उधर देखने लगे, क्या हुआ क्या हुआ, कौन आया कौन आया? मैंने क्या हुआ? चम्मच गिर गया नीचे। अरे यार चम्मच गिराते हो यार तुम। बोला कैसा? मुझे लगा कि अटैक हो गया। जिसके नाम से लोग डरते हैं वो चम्मच से डरता है। तो आप इन लोगों से मत डरिए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से मत डरिए ना। इनसे बड़े डरपोक लोग नहीं है कोई। एक ही सिर्फ है कि जो डायरेक्ट पैदा हुआ ऊपर से, नरेंद्र मोदी जी। वो कहते हैं कि मैं डायरेक्ट ही ऊपर आया। अविनाशी कहते हैं अपने आप को, शिव के अवतार है, तो उनका कुछ नहीं होना। हमारा तो सबको जाना है भैया, हम तो मृत्यु जन्म के फेरे में हैं। तो जब हम जाएं तो हमारे बच्चों ने और पोतों ने कम से कम ये बोलना चाहिए कि हमारे दादा ने कुछ तो प्रयास किया। नहीं तो देश पे 2000 करोड़ का कर्जा होगा, महंगाई इतनी होगी कि खाने को रोटी नहीं मिलेगी, और हमारे फोटो लगे होंगे तो सुबह उठ के पोता फोटो को जूता फेंक के मारेगा
बोलेगा ये कमीने थे, ये देखो इन्होंने देश की हालत कर दी, हम भोग रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 2023-24 में जो कर्जा लिया वो 50 साल का बॉन्ड है। 2074 में जो सरकार होगी वो पैसा भरेगा। आज समझ जाइए आप, 2074 में जो जिनके पोते होंगे वो क्या करेंगे। हमारी प्रायोरिटी हम तय करें, हमारी प्रायोरिटी इनको तय करने का अधिकार ना दे, क्योंकि जब इनके हाथ में अधिकार जाता है तो इनकी प्रायोरिटी अडानी अंबानी होते हैं, हम नहीं होते। इनकी जब प्रायोरिटी होती है तो अमेरिकन सरकार होती है, भारत सरकार नहीं। अमेरिका के सामने नतमस्तक होके आते हैं और यहां आके हम पे गुर्राते हैं, शर्म आती है। गली के वो कुत्तों जैसी स्थिति हो गई है कि कार चलती सी भूखता है और कार रोकने के बाद भागता है। तो कृपा करके समय समझिए, बहुत संक्रमण का काल है, ग्रहण लग चुका है लोकतंत्र को, इस ग्रहण को दूर करना होगा। जब हमारे नेता बोलते कि मैं तेली समाज का हूं, शर्म आती है। जब नेताओं को अपनी जात बतानी पड़ती है तो इसका मतलब बताओ क्या स्थिति हो गई होगी। क्योंकि अब एक एक वोट के लिए मारामारी है, आप कुछ करोगे नहीं तो पाओगे कहां से। जब बबूल के पेड़ लगाओगे तो आम कहां से खाओगे। ये सारी चीजें आपको देखनी है। आज इस भूमि पे आया हूं, अपने जीवन का सबसे सफलतम जगह मानता हूं। आज मैंने गंगा स्नान कर लिया, आज मेरा कुंभ हो गया। आज बाबा साहब के उस भूमि पर आज मुझे इस विदर्भ के छोटे गांव से आए हुए लड़के को बोलने का अधिकार मिला। ये मेरे पूर्वजों ने भी कभी सोचा नहीं था। आप लोगों ने सुना, आयोजकों ने मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। यदि मेरी बात किसी को कड़वी लगी होगी तो मैं गाली खाने के लिए मैं खड़ा हूं, और यदि अच्छी लगी होगी तो आयोजकों को धन्यवाद कीजिएगा।